सर, केरल को लेकर जिस तरह का खुलासा एनआईए ने किया है, आईबी ने किया है कि केरल पुलिस के करीब-करीब 1000 के आसपास ऐसे अधिकारी हैं पुलिस के, जिनकी पीएफआई से रिश्ते हैं सर। ये कितना खतरनाक नेक्सस है। ये अत्यंत खतरनाक नेक्सस है और यही केरल का ही नहीं है। हम लोग बात करेंगे और कहाँ-कहाँ इस तरीके की चीजें प्रकाश में आई हैं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के उपरांत जब आपके छापे पड़े थे एनआईए के और सुरक्षा एजेंसीज के, तो आपने देखा होगा कि बीएसएफ के एक सूबेदार, अन्य एक पुलिसकर्मी और इस तरीके के कुछ लोग प्रकाश में आए थे और गिरफ्तार भी हुए और होना भी चाहिए था उनको। लेकिन ये जो पीएफआई का प्रकरण है, आपको याद हो 2022 सितंबर में पीएफआई बैन किया गया था और पीएफआई के संबंधित एलाइड 8 संगठन थे, क्योंकि पीएफआई एक शातिर दिमाग की उपज है। इसके पहले था स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी। सिमी जब बैन हुई तो नए उसमें प्रकरण में अवतरण होता है, तो इसका अवतरण हुआ पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। सवाल ये उठता है कि इनकी पासिंग आउट परेड, इनकी परेड्स हमेशा केरल में क्यों निकलती थी और यदा कदा उस तत्कालीन जब गवर्नमेंट पिछली वाली थी, राजस्थान में भी एक दो इनकी रैलीज निकली, लेकिन कभी उत्तर प्रदेश में नहीं निकली इनकी कोई रैली, क्योंकि निकलती तो ये इनको मालूम था कि कूट दिए जाते बेवाओ। तो अब जब सितंबर 2022 को ये बैन किए गए तो इनके 8 संगठन और इन्होंने हर कैंपस में घुसने की कोशिश की और अपने जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाए थे वो अंजू जी इस प्रकार से स्कूल्स में, कॉलेजेस में, महिलाओं में, ह्यूमन राइट्स में, और अगर इनके नाम सुने आप, रिहैब इंडिया फाउंडेशन आरआईएफ, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल एआईआईसी, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, भगवान जाने ये ह्यूमन राइट्स से इनका क्या ताल्लुक है, दूर दूर तक तो वास्ता है नहीं। अलकायदा के समर्थक ये, हमास के समर्थक ये, नेशनल वुमेन्स फ्रंट यानी एनडब्ल्यूएफ यानी महिलाओं के संबंधित जो अगर कोई चीज हो तो उसमें हस्तक्षेप, जूनियर फ्रंट जेडब्ल्यू मतलब बच्चों के स्कूल वगैरह में भी हस्तक्षेप करना, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन ईआईएफ, रिहैब फाउंडेशन केरला, और इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन सरकार ने सितंबर 2022 में बैन कर दिए थे। इनके दफ्तरों में छापे पड़े थे और जो छापे पड़े थे तो 15 राज्यों में पड़े थे और इनको 5 साल के लिए बैन किया था यूएपीए के अंतर्गत। और जो छापे पड़े थे 15 राज्यों में तो उसमें 247 लोग गिरफ्तार किए गए थे। आपको याद होगा केरल में कितना उपद्रव हुआ था, छापों के दौरान इन लोगों ने तोड़फोड़ की थी। फिर केरल हाईकोर्ट ने कहा कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी वसूली आपसे ही की जाएगी। वो एक बहुत स्वागत के योग्य था। तो पीएफआई शुरू से ही इनके जो फाइनेंशियल्स थे, लेकिन जो दुर्भाग्य था, आपने 873 जिन कर्मियों की बात की, वहां पर एक पुलिस स्टेशन मुन्नार है, वहां पर ये मालूम पड़ा कि ये लोग पैसे लेकर के इन लोगों को सूचनाएं देते थे। 873 पुलिस कर्मी अगर इनके इन्फ्लुएंस में थे तो इससे क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान ये हो सकता है कि पुलिस विभाग की पूरी गोपनीयता भंग हो जाएगी, वीआईपी मूवमेंट गोपनीय नहीं रहेगा, जो आदेश दिए जा रहे हैं, जो पुलिस का आधुनिकीकरण, जो हथियार रसद ली जा रही है, कौन सी ली जा रही है, जो गोपनीयता है, जो संवेदनशील इन्वेस्टिगेशंस हैं, ये मान के चलिए कि केरल एक छोटा सा प्रांत है और लिमिटेड थाना, अगर 873 कर्मचारी वहां कॉम्प्रोमाइज हैं जो अभी तक की जांच में, तो ये मान के चलिए कि वहां पर पूरी तरीके से पुलिस फोर्स कॉम्प्रोमाइज्ड थी। और इसकी मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा कि जी। कैसे पुलिस फोर्स कॉम्प्रोमाइज्ड है। आपने ये देखा होगा कि 1 साल पहले हमास के डिप्टी लीडर का एक वीडियो कॉन्फ्रेंस इन्होंने कराया था। अब हमास क्या है? अलकायदा का दूसरा रूप है। 1 साल पहले इनके डिप्टी लीडर का वीडियो कॉन्फ्रेंस, जो कि जमात इस्लामी और इनके स्टूडेंट विंग ने, ये मुस्लिम लीग के, इन्होंने एक एंटी बुलडोजर रैली, इसको कहते हैं एंटी बुलडोजर रैली, और उसमें हमास वालों को बुलवाया था। भाई आपकी कोई शिकायत है तो आप हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है, हमारी पुलिस व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, उस पे लगता है आपको विश्वास नहीं है। तो ये डिप्टी लीडर जो है पिटे हुए, इजराइल ने ऐसे इनकी खाल उधेड़ी, अब तो ये पता नहीं ऊपर है कि नीचे है, कुछ पता नहीं, दफन हो गए या कहाँ गए। लेकिन आप उनको बुलवा करके और हमारी गवर्नमेंट की आलोचना करा रहे हैं, तो ये दिखाता है कि कितने जलील और कितने थर्ड क्लास के लोग हैं ये। मैं इसके पहले आपको 2 उदाहरण और दूंगा केरल के। आपने देखा होगा यूट्यूब पे जाइए या ट्विटर पे जाइए, एक स्कूल है बच्चियों का, सेंट्रल स्कूल है, जहां पर फौजियों के, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के बच्चे पढ़ते हैं।
वहां पर एक बच्ची जो कि बिंदी लगाए है और हल्का से जैसे मेकअप आजकल की बच्चियां लगा लेती हैं, उसका उसकी बिंदी उतार दी, उसकी हल्की से जो मेकअप था वो उतार दिया और उसको हिजाब पहना दिया। ये मतलब क्या? मैं इसको एक धर्म और आस्था के ऊपर मैं आक्रमण मानता हूं। और क्या स्कूल पूरी तरीके से मूक दर्शक बना है? क्या वहां की पुलिस पूरी तरीके से मूक दर्शक बनी है? मैं कहता हूं कि पूरी तरीके से मूक दर्शक है, क्योंकि ये पूरी तरीके से अनएक्सेप्टेबल है। हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में नहीं रह रहे हैं। एक वीडियो और है जिसमें एक साड़ी पहन करके एक महिला बस में चढ़ रही है, जिसमें 90 नहीं, सब मैं समझता हूं 99% महिलाएं हिजाब और बुर्के में है। अच्छी बात है, लेकिन आप क्या पहने ये आपकी जिम्मेदारी है, और दूसरी महिला क्या पहनती है ये आप उस पर रोका टोकी नहीं कर सकती हैं। साड़ी एक अत्यंत शोभनीय वेशभूषा है, और उसको कहना कि नहीं तुम हिजाब हिजाब पहन करके आओ तभी बस में आओगी। मैं समझता हूं कि क्या तुम्हारे वालिद साहब की बस है? कि तुम्हारे वालिद साहब ने कानून बनाया है? पुलिस को चाहिए था इनका निकालते जुलूस, इनको सिखा देते सबक। ये रोज जो हिजाब 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 कर रहे हैं ना, इनके हिजाब का भूत उतर जाना चाहिए। आपको जो पहनना पहनिए, लेकिन अगला क्या पहनता है इसका फैसला आप नहीं करेंगे, ये करेंगी, इसका फैसला अगला करेगा। तो खबरदार जो आप लोगों ने इस तरीके की हिमाकत की बात आगे की, क्योंकि मैं समझता हूं कि केरल सरकार भी अब बिल्कुल रडार पे भारत के ईडी और एनआईए के आ चुकी है। मैं आपको इसके पहले ले चलता हूं, पहले जरा थोड़ी जी। इतिहास देख लें। मैं आपको ले चलता हूं 4 जुलाई 2010, एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है केरल में। वहां पे प्रोफेसर टी जे जोसेफ थे। उन्होंने एक पर्चा सेट किया मलयालम की एक ऑफिशियल अप्रूव्ड टेक्स्ट बुक से। कट्टरपंथियों ने यह समझा कि यह ईश निंदा है, और उसको घेर करके उसका दाहिना हाथ, राइट हैंड, उसका काट दिया कलाई से। और उसका हाथ जब काट दिया तो उसमें एक लड़का घायल भी हो गया। वो कहीं किसी के यहाँ गया था, तो एक डॉक्टर थे, उन्होंने उसका इलाज किया, डॉक्टर साहब पकड़े गए। अब डॉक्टर टी जे जोसेफ के साथ जो ट्रेजेडी घटित हुई है, उनका हाथ लेकर के गए कोची, कोची में जाकर के 16 घंटे इलाज हुआ। कटा हुआ हाथ बर्फ में ले जा करके 16 घंटे इलाज के बाद जोड़ा गया। लेकिन दुर्भाग्य से देखिए कि 4 सितंबर को, ये घटना है 4 जुलाई की, और 4 सितंबर को इनको बर्खास्त कर दिया गया। स्कूल ने कहा क्योंकि आपने धार्मिक भावनाएं आहत की हैं, इसलिए आपको बर्खास्त यानी डिसमिस किया जाता है। आप अन्याय तो देखें, आपने अगर कोई चीज गलती की तो उसका दंडात्मक कार्रवाई आप कर सकते थे। डिसमिसल तो इसकी सजा नहीं थी, लेकिन प्रोफेसर टी जे जोसेफ की का डिसमिसल हुआ। अब हम आ जाते हैं 2014 में, मार्च 19 को इसकी पत्नी सलोनी ने कर ली, क्योंकि जो अपमान, जो पीड़ा, जो आर्थिक तंगी, जो उपहास, जो अपमान सहना था, वो बेचारी सह नहीं पाई और उसने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। तो एक तरीके से आप देखिए प्रोफेसर टी जे जोसेफ की दुनिया ही समाप्त हो गई। बर्खास्त भी हुए, नौकरी हाथ से जाती रही, और पत्नी भी चली गई। तो आप समझ सकती हैं कितनी बड़ी त्रासदी उसके साथ हुई सर, बेचारे के साथ। जी। आप सोचिए कि सर, आप देखिए कि प्रोफेसर जोसेफ को तो डिसमिस कर दिया गया, लेकिन ये जो मुन्नार थाना है, जहां के एसआई और बाकी अधिकारियों के नाम पीएफआई के साथ रिश्तों में आ रहे हैं, उनको तो सिर्फ तबादला किया गया है, उनको दूसरे थाने में ट्रांसफर किया गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। दुर्भाग्य इसी बात का है कि मुन्नार में जो गंभीर आरोप था उनका डिसमिसल होना चाहिए था अनुच्छेद 311 के अंतर्गत, लेकिन वहां पे नहीं डिसमिसल हुआ।